आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद लेक्चर 13। आज हम लोग क्या बात करेंगे? लेक्चर 13 इसमें क्या बात करेंगे हम लोग? आर्टिकल 19 के बारे में और डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। क्या बात करेंगे? आर्टिकल 19 का जो चीज़ें रह गई थी उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 19 एंड डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। ठीक है, देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या है हमारे पास? फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन का। अब देखिए, अब हमने पिछले लेक्चर में देख रखा था कि फ्रीडम और लिबर्टी में क्या अंतर है। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम आपका अनरेस्ट्रिक्टेड आता है, आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी एक्सप्रेस करो, वो आपका अधिकार है। मीन्स आप उसमें क्या है? अनरेस्ट्रिक्टेड है या कंडीशन लेस है। लेकिन जहाँ तक बात है लिबर्टी की, लिबर्टी में क्या आता है? कंडीशंस के साथ आता है और उसमें क्या है? आपको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, दिस आइडिया वॉज गिवन टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फैकल्टीज। ये आइडिया इसलिए लाया गया ताकि क्या हो? ह्यूमन फैकल्टी जो हो उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। अब लोग मान ले जाए, अब लोग अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, अपनी चीज़ों को बोल के ही नहीं बता पा रहे, तो वो क्या होगा? उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो मेंटलिटी, उसका मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जिसके कारण क्या किया गया है कि स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम दिया गया है ताकि आप क्या हो सके अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। आपको ये ना लगे कि हाँ ये बोलेंगे तो हमारे साथ ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, या कुछ ये चीज़ें बोलेंगे तो हमारे साथ क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। आपके मन में जो चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी बोल सकते हैं या आप कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, बट दिस आर्टिकल रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 2। मीन्स ये आर्टिकल को कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। किसके थ्रू? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के थ्रू। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में क्या दिया गया है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन इसको क्या किया गया है? धीरे धीरे इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि एक रीजनेबल, पहले क्या था? पहले वर्ड सिर्फ रेस्ट्रिक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में क्या ऐड किया गया? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आपका जो भी रीजन हो वो क्या हो, आपका जो भी कारण हो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोर्ट में पेश करवाने के लिए, तो आप उसमें क्या होना चाहिए? उसमें एक प्रॉपर रीजन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना रीजन के आप क्या कर रहे हो, कोर्ट में केस कर दे रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्या है कि आपके पास एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि हाँ इस कारण से आप ये चीज़ें ना बोलो। अब मान लिया जाए हम किसी भी पार्क में टहल रहे हैं, ठीक है, या अब हम किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे है जहाँ पर माहौल शांत है। ठीक है, अब वहाँ पे जहाँ पर माहौल शांत है भाई, अब वहाँ पर तो हम चिल्ला नहीं सकते, या अब वहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं? गाली नहीं दे सकते, या वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पर ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जो कि वहाँ पर लोगों को क्या हो, लोगों का शांति भंग हो या लोग डिस्ट्रैक्ट हुए। कहने का मतलब है कि आपके पास क्या होना चाहिए? आप अगर किसी भी लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप अगर चिल्लाने वाले को शांत प्लेस पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आपके पास एक प्रॉपर रीज़न है कि भाई यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर तो शांत हो जाओ, या यहाँ पर तो गाली ना दो, ये पब्लिक प्लेस है। तो वहाँ पर क्या हो? वहाँ पर एक आपका कहने का मतलब है एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, हम एक रीज़न दे रहे हैं आपको रेस्ट्रिक्शन का कि हाँ आप इस वजह से रेस्ट्रिक्ट रहिए, या इस वजह से आप इन चीज़ों को ना बोलिए। मतलब कहने का मतलब है कि आप, अब देखिए, अब यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब में आप कुछ भी नहीं डाल सकते आपके पास, जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप कुछ भी कंटेंट यूट्यूब में नहीं डाल सकते। ठीक है, अभी हम लोग देखते थे इंडिया गॉट लेटेंट चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के कारण वो बंद हो गई। कहने का मतलब है कि उसको एक रीज़न दिया गया कि आपने ये जो किया है, ये एक्ट जो किया है, ये एक ऑफेंस है, ये एक क्राइम है, आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, तो इसलिए वो बैन कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि आपके पास राइट्स तो है, आपके पास फ्रीडम तो है कि आप क्या कर सकते हैं?
स्पीच को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपना अपना एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके साथ हमेशा चल रही है कि आप बिना वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इन 1952 आर्टिकल 19 क्लॉज 2 वाज अमेंडेड टू ऐड द वर्ड रीजनेबल। देखिए 1952 में पहले वर्ड क्या था, पहले सिर्फ रेस्ट्रिक्शन था। 19 क्लॉज 2 में क्या था, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन था। लेकिन 1952 में क्या डाला गया, 1952 में अमेंड करके एक वर्ड डाला गया रीजनेबल। आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए किसी भी चीज़ों को कम करने के लिए या किसी भी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है, बिफोर वर्ड रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज इन द ब्रिजभूषण एंड रोमेश थापर केस द कोर्ट हेल्ड दैट दीज रेस्ट्रिक्शंस शुड बी रीजनेबल इन नेचर। देखिए ब्रिजभूषण केस और रोमेश थापर केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने क्या बोला कि आप रेस्ट्रिक्शन अगर किसी भी चीज़ों पे लगा रहे हो तो क्या है वो रीजनेबल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि ये बातें नहीं होगी तो नहीं होगी, ऐसा कुछ थोड़ी है। हमें अगर संविधान क्या कर रहा है, संविधान हमें क्या कर रहा है, संविधान हमें अधिकार दे रहा है कि आप इसको एंजॉय करो, आपके पास फ्रीडम है स्पीच का या आपके पास फ्रीडम है एक्सप्रेशंस का। अब जब वो फ्रीडम है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, हम उसको एंजॉय करेंगे। जब एंजॉय करेंगे तो फिर रेस्ट्रिक्शन किस चीज़ों का, हाँ इस तरीके से एंजॉय करेंगे ना ताकि दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे या दूसरे लोग हमारे इन स्वभाव से क्या हो, डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, हेंस फॉलोइंग अमेंडमेंट वेयर डन, जैसे कुछ अमेंडमेंट हुआ, जैसे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में क्या हुआ, सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट बाय 16 अमेंडमेंट 1963। मीन्स क्या किया गया, इसके अंतर्गत क्या किया गया, कुछ चीज़ों को ऐड किया गया या कुछ चीज़ों को अमेंड किया गया। जैसे कि हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, रेस्ट्रिक्शंस किस किस चीज़ में है, जैसे सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट को मेंटेन करना है, चाहे किसी भी तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दे रहे हैं देश के खिलाफ या कुछ भी बोल दे रहे हैं अपने देश के खिलाफ। कोई पब्लिक ऑर्डर अगर आ रहा है उसमें क्या मेंटेन करना है हमें, अगर पब्लिक ऑर्डर है तो उसमें क्या मेंटेन करना है कि वो क्या हो, वो सबके हित में हो। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ स्टेट वाज आल्सो एडेड। मीन्स स्टेट के सिक्योरिटी भी ऐड किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप अपना जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो कहीं भी जाके बोल दे रहे हो और बोल रहे मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। ऐसा नहीं है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो बात ठीक है, लेकिन आप किसी भी स्टेट के या किसी भी कंट्री के आप कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को कहीं भी जाकर के बक नहीं सकते। ठीक है, या कहीं भी जाकर के बोल नहीं सकते, इसलिए इसको क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया। अभी देखिए, अभी ये करंट रेस्ट्रिक्शन में कुछ 8 चीज़ें हैं, जैसे में पहला हो गया सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। मीन्स बाय 16th अमेंडमेंट 1963 के थ्रू क्या किया गया था, इसको लाया गया था। इसमें क्या है कि सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। दूसरा है स्टेट के सिक्योरिटी को, अगर आपको कहीं भी पकड़ा जाएगा कि हाँ आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी सिक्योरिटी रीजन से आपको बोला जा सकता है कि आप ये चीज़ें जो कर रहे हो ये सिक्योरिटी रीजन से गलत है, आपको वो एक ऑफेंस माना जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस है। अब आप जाकर के कहीं कॉन्फिडेंशियल जगह पे तो नहीं जा सकते, कॉन्फिडेंशियल पे जगह पर जाकर के क्या कर सकते हो, वीडियो नहीं बना सकते, ना वीडियो बना सकते हो ना वहाँ पर जाकर के बोल सकते हो, क्योंकि वो किसी भी देश का कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। आप आर्मी कैंप में जाकर के वीडियो नहीं बना सकते, आप एयरफोर्स कैंप में जाकर के वीडियो नहीं बना सकते, आप नेवी कैंप में जाकर के वीडियो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है आपका। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो बिल्कुल है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को कहीं से कहीं भी जाकर के बोल दे रहे हो। फिर तीसरी चीज़ें आ गई पब्लिक ऑर्डर में भी आपको क्या करना है, जो भी कुछ भी चीज़ें को आप ऐसे नहीं बोल सकते। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, उसके बाद डिसेंसी और मोरालिटी को भी मेंटेन करके रखना है। डिफेमेशन, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। मीन्स ये 8 ऐसे वर्ड है जिसके ऊपर 8 ऐसे चीज़ है जो कि जिसके ऊपर क्या कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन है, जिसके ऊपर
रेस्ट्रिक्शन है। ये 8 से 10 ऐसे वर्ड हैं जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग राइट टू मीडिया। मीडिया को क्या बोला गया है? मीडिया को बोला गया है फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है कि आप क्या करो, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, आप गवर्नमेंट को उसकी ड्यूटी को याद दिलाओ। लेकिन अभी के टाइम पे मीडिया का कुछ अलग रोल हो गया है। मीडिया क्या कर रहा है अभी के टाइम पे कि गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं खड़ी है, गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। तो कहने का मतलब है कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? मीडिया फोर्थ पिलर अगर है देश का, तो उसको क्या होना चाहिए? उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कि वो गवर्नमेंट को क्या करे? क्रिटिसाइज करे, गवर्नमेंट को हर कदम कदम पे गवर्नमेंट को क्या करे? उसको याद दिलाए कि आपका ड्यूटी क्या है, आप किस लिए चुने गए हो, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे मीडिया तो वो स्थिति में नहीं है। इन सकल पेपर्स केस 1961 द कोर्ट हेल्ड दैट पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर इज फंडामेंटल राइट्स। सकल पेपर केस 1961 में कोर्ट ने क्या बोला कि आप न्यूज़पेपर को पब्लिश कर सकते हो, ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। बट द गवर्नमेंट कैन रेगुलेट इट थ्रू रीजनेबल मीन्स। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कि कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि आप न्यूज़पेपर को क्या करो? पब्लिश करो। पब्लिकेशन आपका फंडामेंटल राइट्स है, या न्यूज़पेपर पब्लिकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा इट थ्रू रीजनेबल मीन्स एक आपका रीजनेबल मीन्स के थ्रू क्या करेगा? गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगा। अब भाई इसमें क्या बात होगी? अब अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ तो जा ही नहीं सकते। अब जैसे ही हम गवर्नमेंट के खिलाफ गए, तैसे वो बोलेगी कि नहीं, ये इलीगल है, या ये आप क्राइम कर रहे हो, तो हम नहीं कर सकते ना वो। इसलिए क्या हुआ? फर्दर द कोर्ट हेल्ड दैट सच रेस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज मीडिया इज अगेंस्ट द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्राइटेरिया। मीन्स आप ये तो एक रेस्ट्रिक्शन ही लगा रहे ना, हाँ गवर्नमेंट आपको रेगुलेट करेगा। अब अगर गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगा तो हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमारा तो कोई काम नहीं, फिर मीडिया का तो कोई काम नहीं रहा। अगर गवर्नमेंट के साथ ही मिल करके काम कर रहे हैं तो, या गवर्नमेंट ही अगर, अब देखिए, अब कोई भी न्यूज़ है, कोई भी क्रिटिसिजेशन है, या किसी भी गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसको ड्यूटी याद करवा रहे हैं, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? उसको पहले हमें भेजना पड़ेगा कि हाँ सर हम ये लिख रहे हैं, लिखें या ना लिखें। मतलब उससे क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। ये मीडिया की बात कर रहे हैं हम। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट थोड़ी परमिशन देगा अपना क्रिटिसाइज करने के लिए। अपना क्रिटिसाइज कोई थोड़ी सहायता है, तो गवर्नमेंट तो उसको रोक देगा। तो फिर कोर्ट ने फर्दर बाद में क्या बोला? ये जो भी रेस्ट्रिक्शन है न्यूज़ मीडिया पे, वो क्या है? वो अगेंस्ट द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मीन्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट है। आप ये जो कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। गवर्नमेंट को बोला गवर्नमेंट कांट रेगुलेट मीडिया। गवर्नमेंट मीडिया को क्या कर सकता है? रेगुलेट नहीं कर सकता। अब आते हैं बेनेट कोलमैन केस 1973। इसमें क्या हुआ? अंडर दिस कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ मीडिया इज एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, बेनेट कोलमैन केस 1973 में क्या बोला गया? कोर्ट ने क्या बोला कि अगर डेमोक्रेसी को फंक्शन करना है तो मीडिया क्या है? मीडिया एक इसेंशियल क्राइटेरिया है। हेंस द गवर्नमेंट कैन नॉट कर्ब इट। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है? हमारे इस अधिकार को या इस राइट्स को कर्ब नहीं कर सकता, या फिर इसको घुमा नहीं सकता। इस केस के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या बोला कि फ्रीडम ऑफ मीडिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि जो डेमोक्रेसी जो फंक्शन हो रही है, डेमोक्रेसी को फंक्शनिंग करने के लिए, डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलाने के लिए मीडिया क्या करेगा? एक इसेंशियल क्राइटेरिया का रोल निभाएगा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट इसको कर्ब बिल्कुल नहीं कर सकता। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ 1986। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ क्या कहता है? द कोर्ट हेल्ड दैट इस न्यूज़ में क्या हुआ? कोर्ट ने क्या बोला? दैट द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ मीडिया। गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि आप मीडिया को फ्रीडम करो। अंडर आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग क्या है कि आप मीडिया को फ्रीडम दो, मीडिया को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकन्सिडर द टैक्स पॉलिसी इम्पोज्ड ऑन न्यूज़ प्रिंट। अब देखिए बात क्या हुआ था। द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर, कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप जो टैक्स पॉलिसी है, किसका? टैक्स पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का, उसको आप रिकन्सिडर करो। उसको टैक्स पॉलिसी जो भी न्यूज़ प्रिंट पे है,
आप उसको रिकंसिडर करके फिर से इम्पोस्ट करो। अब देखिए, कहने का मतलब है कि अभी भी हमारे पास 16 या 17 रुपये पर न्यूज़पेपर मिल जाता है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर का कॉस्ट किस में आ गया, पेपर का कॉस्ट आ गया, प्रिंटिंग का कॉस्ट आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट आ गया, उसके बाद एडिटिंग का कॉस्ट आ गया। मीन्स इन सारी कॉस्ट को मिला करके अगर हम बात करें तो क्या होगा, 50 रुपये पर न्यूज़पेपर अगर मिलने लगे, जो कि जेन्युइन प्राइस है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर का जेन्युइन प्राइस क्या है, न्यूज़पेपर का जेन्युइन प्राइस अगर वो अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग, कुछ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या करे, अगर बात करें तो एक न्यूज़पेपर अगर आएगा तो 50 रुपये में एक आएगा। लेकिन हमें मिल कितना रहा है, सब्सिडी रेट पे मिल रहा है। हमें कितने में मिल रहा है, हमें 10 से 12 या 10 से 16, 16 से 20 रुपये में क्या मिल रहा है, हमें वो न्यूज़पेपर मिल रहा है। अब ये कैसे मिल रहा है भाई इतना सस्ते में, गवर्नमेंट देगा। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देगा भी, इतना सब्सिडी थोड़ी देगा, और सिर्फ न्यूज़ प्रिंट को ही थोड़ी देगा, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर वाले कहाँ से पैसे कमाते हैं, ये पैसे कमाते हैं आपका एडवर्टीजमेंट से। कहाँ से पैसे कमाते हैं, एडवर्टीजमेंट। एक अगर फ्रंट पेज पे एडवर्टाइज करवाना है तो हमें 50 लाख देने पड़ेंगे एक दिन के, ठीक है। अगर फ्रंट पेज पे एडवर्टाइज करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या हुआ, द कोर्ट हेल्ड दैट द ड्यूटी, द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर द, इसलिए क्या हुआ, तो न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट से क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। आप देखो, आप अगर 30 पेज का न्यूज़पेपर आ रहा है, अगर 30 पेज का न्यूज़पेपर आ रहा है तो उसमें हम देखेंगे क्या, लगभग 15 पेज किसका होगा, 15 पेज होगा आपका एडवर्टीजमेंट का। किसका होगा, 15 पेज आपका एडवर्टाइजमेंट का होगा, ठीक है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूरी भी हो गई न्यूज़ प्रिंट की। क्यों, क्योंकि उसको तो कोई पैसा देने वाला है नहीं। वो आखिर इतने पैकेज के जो लोग रख रखे हैं, उसको सैलरी कहाँ से देगा, वो अपना प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा, ठीक है। इसलिए क्या कर रहा है, अभी तो गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट भी प्रॉफिट देती है कुछ टेलीविज़न मीडिया को, या गवर्नमेंट ही क्या करते हैं, कुछ फंड्स देते हैं टेलीविज़न मीडिया को कि हाँ आप इस मीडिया को चलाओ, या आप इस, क्योंकि भाई 24/7 अगर चलाना है चीज़ों को तो वो कैसे चलेगा, वो बिना पैसे के तो चलेंगे नहीं। इतना अच्छा स्टूडियो बनाना है, इतना अच्छा कैमरा मैन है, इतना अच्छा कैमरा है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो क्या हो गया है, पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे मीडिया को पैसे कमाने का ज़रूरत नहीं था। मीन्स पैसे कमाना उसका मोटिव नहीं था, उसको मोटिव था, मीडिया का मोटिव था कि ब्रिटिशर्स के टाइम में भी मीडिया का मोटिव था कि हम क्या करें, मासेस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें। मीन्स हम ग्रुप ऑफ पीपल के पास तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें, मीडिया का यही काम था। लेकिन अभी मीडिया कुछ अलग है, ठीक है। अब आता है मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी केस 1978 में क्या हुआ था, द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर फ्री स्पीच। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमें फ्री स्पीच क्या करना है, इंश्योर करना है। हेंस इन ऑल पॉसिबल मीन्स द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द मीडिया। मीन्स किसी भी तरीके से क्या करना है, गवर्नमेंट को मीडिया को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। किसी भी तरीके से मीडिया को प्रोटेक्ट करना है। फ्री स्पीच इज साइन को नॉन टू डेमोक्रेसी। अब देखिए, साइन को नॉन क्या है, एसेंशियल। साइन को नॉन का क्या मतलब है, एसेंशियल, एसेंशियल, ठीक है। इसका मतलब है, अब देखिए, फ्री स्पीच इज साइन को नॉन टू डेमोक्रेसी। मीन्स फ्री स्पीच क्या है, एसेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए। आप डेमोक्रेसी में अगर बोलोगे ही नहीं तो आप गवर्नमेंट को कैसे क्रिटिसाइज कर पाओगे, या आप डेवलपमेंट कैसे कर पाओगे, ठीक है। इसलिए फ्री स्पीच क्या है, बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। फ्री स्पीच क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। फ्री स्पीच क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट का क्या करने का मतलब है, चिलिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, कभी कभार क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सेस कंट्रोल कर लेता है स्पीच के ऊपर। चिलिंग इफेक्ट का मतलब है समटाइम्स गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सेस टू द स्पीच, समटाइम्स गवर्नमेंट एक्सेस कंट्रोल टू द स्पीच। स्पीच के ऊपर क्या करता है, एक्सेस कंट्रोल कर देता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग,
चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। द टर्म चिलिंग इफेक्ट मीन्स इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस इन आवर फंडामेंटल राइट्स। चिलिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? ये आप क्या कर रहे हैं इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हैं कहाँ पर? फंडामेंटल राइट्स में। आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है कहाँ पर? फंडामेंटल राइट्स में। इट इज डन थ्रू इनएप्रोप्रिएट एनक्रोनिस्टिक विक्टोरियन एरा। ये किसके थ्रू किया जाता है? इनएप्रोप्रिएट मीन्स गलत तरीके से आप इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में। इट इवॉल्व इन द यूएस पोस्टमास्टर जनरल केस। ये चिलिंग इफेक्ट कहाँ से इवॉल्व हुआ है? यूएस पोस्टमास्टर जनरल केस, ठीक है, ये वहाँ से इवॉल्व हुआ है। अब आते हैं हम लोग सेडेशन लॉ पे। सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 124A। ये क्या कहता है? सेडेशन लॉ का मतलब है देशद्रोही। सेडेशन लॉ का क्या मतलब है? देशद्रोही। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1870। 1870 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? कि ब्रिटिश के खिलाफ कोई बातें नहीं कर सकता, कोई भी मासेस को एक जगह जमा नहीं कर सकता अंग्रेज के खिलाफ, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। द टर्म सेडेशन मीन्स एनीवन हु ट्राइज टू ब्रिंग हेट्रेड अगेंस्ट द स्टेट बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय फाइनेंशियल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल बी पुट अंडर द लॉ ऑफ स्टेट। देखिए सेडेशन का क्या मतलब है? वैसे व्यक्ति जो कि क्या ट्राई कर रहा है? एक हेटर ट्राई कर रहा है, मीन्स एक हेट स्पीच ट्राई कर रहा है, मीन्स एक किसी के खिलाफ घृणा पैदा कर रहा है। अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के खिलाफ क्या कर रहा है? घृणा पैदा कर रहा है। अब किस द्वारा से घृणा पैदा कर रहा है? चाहे वो वर्ड्स के थ्रू घृणा पैदा कर रहा है, चाहे वो लिख के पैदा कर रहा है घृणा, या तो वो फाइनेंशियल के थ्रू घृणा पैदा कर रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। इसको क्या कहा जाएगा? इसको उस स्टेट के कानून के अंतर्गत रखा जाएगा। मीन्स आप क्या कर रहे हो? आप किसी के खिलाफ क्या कर सकते हो? आप किसी के खिलाफ भी कुछ भी चीज़ें आप नहीं बोल सकते। किसी के भी खिलाफ, आप स्टेट के खिलाफ ना तो आप कुछ बोल सकते हो, ना तो आप कुछ हेट फैला सकते हो, ना तो आप स्टेट के खिलाफ क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, या फाइनेंशियल या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू क्या कर सकते हो? आप कुछ भी चीज़ों को हेटेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये क्या है? ये आपका सेडेशन लॉ के अंतर्गत आता है। रिसेंटली सेडेशन वर री एडेड इन BNS, भारतीय न्याय संहिता में सेडेशन को री एडेड किया गया है थ्रू सेक्शन 150। देखिए सेक्शन 150 के अकॉर्डिंग क्या है? विच स्टेट दैट एनीवन हु वेज ए वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी पनिश। देखिए 150 के अकॉर्डिंग क्या है? भारतीय न्याय संहिता 150 के अकॉर्डिंग क्या है? आर्टिकल 150 के अकॉर्डिंग क्या है? सेक्शन 150 के अकॉर्डिंग क्या है कि आप अगर स्टेट में अगर मान लीजिए कहीं कुछ होने वाला है, स्टेट के ऊपर अगर कहीं स्टेट के ऊपर अगर हमला होने वाला है और आपको उसके बारे में खबर पता है, या आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, या वेज ऑफ वार को क्या कर रहे हो? बढ़ावा दे रहे हो, तो आप क्या हो? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आप पनिश्ड किए जाओगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आप पनिश्ड किए जाओगे, ठीक है। सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता says that anyone who through spoken words or sign or by electronic communication or by financial means tries to endanger sovereignty and integrity of India will be imprisoned for 7 years or up to life imprisonment। देखिए अब 152 सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी वर्ड्स के थ्रू या किसी साइन के थ्रू या किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू या कोई फाइनेंशियल मीन्स के थ्रू ये ट्राई करता है कि इंडिया के सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को इंडेंजर करेंगे, तो उसको क्या होगा? उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, ठीक है। ये क्या कहता है? सेक्शन 152 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता 152, सेक्शन 152, ठीक है। एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन में क्या है? एनी कमेंट एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एन ऑफेंस। देखिए कोई भी कमेंट जो कि ये एक्सप्रेस कर रहा है कि हाँ भाई हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हैं या गवर्नमेंट के डिससेटिस्फैक्शंस के साथ खड़े हैं, मीन्स हम इस गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या होगा? वो ऑफेंस नहीं होगा। मीन्स आप क्या कर सकते हैं? आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप स्टेट का इंटीग्रिटी और डिग्निटी को क्या कर सकते हैं? सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को इंडेंजर नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन 152 क्या कहता है? सेक्शन 152 ऑफ BNS ये कहता है कि आप क्या कर सकते हैं? आप किसी भी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, आप उसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उस स्टेट के जो इंटरनल सिक्योरिटी है या उस स्टेट के जो सोवर्निटी और इंटीग्रिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं? हानि
नहीं पहुंचा सकते। यही कहता है आर्टिकल 152 ऑफ BNS। सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑन सेडिशन, सेडिशन पे जो केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में वो क्या था? केदारनाथ केस 1962। केदारनाथ केस 1962 में क्या हुआ? द कोर्ट हेल्ड दैट सेडिशन शुड नॉट बी अप्लाइड वेयर सिटीजन्स क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। मीन्स क्या करना है? अब देखिए, अगर सिटीजन्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसमें सेडिशन का नहीं माना जाना चाहिए, मीन्स देशद्रोह नहीं माना जाए। भाई अगर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे फिर हमारा गवर्नमेंट कैसे चलेगा? ठीक है, कहने का मतलब है कि हम गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये कोई देशद्रोह के केस में नहीं आएगा। ठीक है, केदारनाथ केस 1962 में क्या हुआ? गवर्नमेंट के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? सिटीजन्स क्रिटिसाइज कर सकता है गवर्नमेंट को, ये सिटीजन के थ्रू सिटीजन में अप्लाई नहीं होगा। PALB केस 1982। PALB केस क्या कहता है? द कोर्ट हेल्ड दैट मियर रेजिंग स्लोगन्स डज नॉट अमाउंट ऑफ सेडिशन। मीन्स कोई भी स्लोगन अगर रेज हो रहा है, कोई भी स्लोगन अगर रेज हो रहा है तो वो क्या है? वो सेडिशन के केस में नहीं आता है। आप क्या कर सकते हैं? आप किसी के खिलाफ भी स्लोगन बोल सकते हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, तो ये कोई सेडिशन का केस नहीं लगेगा, इस पर कोई सेडिशन का चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात करता है आपका सेडिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कमेंट करके हमें हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।